बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में एक ही ख़बर जो है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है, और ये ख़बर भी बहुत बड़ी ख़बर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सियासी पार्टी का सरबरा, बहुत बड़ी सियासी पार्टी का सरबरा और एक सेलेब्रिटी, एक जाना पहचाना नाम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हफ्ते के रोज़ उनको कन्विक्ट कर दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जज दिलावर ख़ान की अदालत से उनकी कन्विक्शन हो गई और उसके फौरी बाद उनको ज़मान पार्क लाहौर से गिरफ़्तार भी कर लिया गया और फिर फौरी बाद उनको उसी दिन आफ्टरनून को अडयाला वहाँ अटक जेल में पहुँचा दिया गया। ओरिजिनल प्रोग्राम तो गालबन यही था कि उनको ज़मान पार्क से अडयाला जेल रावलपिंडी ले जाया जाएगा, मगर कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस की अपनी एक सोच होती है। इंटेलिजेंस ने ये फ़ैसला किया कि अडयाला जो है वो सेफ्टी के इशू होते हैं, वो उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, डिस्क्रिशन है कि जुरिस्डिक्शन जो भी है उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में जो भी जेलें आती हैं वो वहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो मेरा मौजू है वो ये कि क्या ये इमरान खान साहब को जो सज़ा दी गई, क्या ये सज़ा मेरिट पे दी गई? क्या इस केस में सज़ा बनती थी? क्या इमरान खान साहब का केस उनके वकला ने केस मेरिट पे लड़ा, या उनके वकला सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ही केस लड़ते रहे? और क्या उनके वकला ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा कि जिस दिन उनको अदालत के सामने रूबरू होकर अपने दलाइल देने चाहिए थे, जो कि एक डायरेक्शन दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप अपना केस प्ली करें, आप अपने दलाइल दें, जो भी आपके दलाइल हैं वो दें, वो उसके बाद ही जो है वो फ़ैसला होना था। तो अदालत के अंदर वकला का इंतज़ार किया जाता रहा, उनको मौका दिया गया 8:30 बजे की बजाय, फिर उनको 10:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे तक इंतज़ार किया गया, मगर उनके जो लीड लॉयर हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो टर्न अप नहीं हुए। अब क्या हुआ कि जब वो नहीं हुए तो चूँकि सेशन कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मोहतरम जज जनाब दिलावर ख़ान साहब ने पहले ही कहा हुआ था कि वो उनकी फिर गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुना देंगे। और अब केस चूँकि कंक्लूड हो चुका है, 342 का बयान भी हो चुका है, और जो गवाहों की लिस्ट उन्होंने पेश की थी कि वो अपने जो गवाह पेश करना चाहते हैं 4, उनको चूँकि अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब केस तो ख़त्म था। अब उस केस का जो है वो सिर्फ एक ही काम बाकी था कि वो जज जो है वो अपना फ़ैसला लिखवाएं और अनाउंस करें। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मैं सिर्फ एक बात जो मेरे जहन में आई, वो अगले दिन मैंने अदालत में कन्विक्शन तो सैटरडे को हुई, मैंने अपने थर्सडे पिछले जुमेरात के प्रोग्राम में लास्ट वीक 2 दिन पहले मैंने यहाँ ही बैठकर इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने ये अपना नुक्ता नज़र वाज़ह किया था कि मोहतरम जज साहब को उन्होंने जो इमरान खान साहब के जो वकला थे, जो उन्होंने अपने गवाहान की लिस्ट पेश की थी, 4 गवाह थे जो भी, उन गवाहों को अदालत के अंदर पेश होने का पूरा मौका देना चाहिए। यही फेयर ट्रायल है और डिफेंडेंट को पूरा राइट है टू प्रेजेंट हिज केस थ्रू हिज लॉयर और टू प्रेजेंट हिज एविडेंस थ्रू हिज लॉयर, एंड इन दैट इंक्लूड्स द विटनेसेस। जो भी उनके विटनेस हैं, जो भी गवाह हैं, उनको सुनना चाहिए था। मेरा ये नुक्ता नज़र बड़ी देर पहले से है कि मैं इस बात का प्रचार भी करता रहा हूँ। बड़ी देर मैंने अदालतों के अंदर इसी बात का प्रचार किया है कि डिफेंस को पूरा हक मिलना चाहिए अपना मुकदमा लड़ने का, और फेयर ट्रायल इसी ज़ुमरे में आता है। यहाँ सेक्शन 6 और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 6 का जो हवाला दिया जाता है वो इसी ह्यूमन राइट एक्ट जो है वो इसी ज़मरे में आता है। तो जो एक ये मेरे जहन के अंदर एक बात समाई हुई है कि उन जज साहब को चाहिए था कि उन गवाहों को अदालत में आने देते, उनको सुनते, और फिर वो चाहते तो उनकी जो गवाही थी उसको रिजेक्ट भी कर सकते। ये उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, जज चाहे तो उनकी गवाही तस्लीम करे, ना चाहे तो वो रिजेक्ट कर दे, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। मगर जो गवाहों को नहीं आने दिया गया, ये एक अपीलेबल पॉइंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग अपीलेबल पॉइंट है इन माई ओपिनियन। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग अपीलेबल पॉइंट है
कि फिर जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो फिर कन्विक्शन तो गालबन जो है उनके वकला भी इसी नुक्ते के को मद्देनज़र रखते हुए वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। उन्होंने एक पटिशन डाल दी है। वो अब उसके ग्राउंड्स क्या हैं वो तो मैंने नहीं देखे, मेरी नज़र से नहीं गुजरे, ना ही वो अभी मीडिया की जीनत बने हैं। क्या क्या ग्राउंड, किस ग्राउंड पे वो अपील कर रहे हैं, क्या वो कन्विक्शन को सेटिसाइड कर रहे हैं या कन्विक्शन क्वाश की एप्लीकेशन देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कन्विक्शन को सेटिसाइड करने की एप्लीकेशन देंगे और अपनी ग्राउंड्स में फिर वो पूरे दलाइल जो हैं वो देंगे। मगर मेरे मेरे नाक़िस नुक्ता नज़र के मुताबिक एक कानून का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते जो कानून को मैं समझता हूँ वो ये कि ये पूरे का पूरा केस जिन बुनियादों पे इमरान खान साहब का ये केस तोशाखाना केस अदालत के अंदर लड़ा गया, वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही लड़ा गया। टेक्निकल ग्राउंड्स एक डिफरेंट मैटर है। केस के मेरिट के ऊपर जो है वो केस लड़ा जाना चाहिए था। मेरिट का तो किसी भी मौके पर उनके वकला ने हवाला ही नहीं दिया। जनाब ख्वाजा हारिस साहब मेरिट के ऊपर तो उन्होंने बात ही नहीं की। आए दिन सिर्फ एक ही बात है कि कोर्ट की जो वो सवाबदीदी इख्तियार है, ये इसी बात पे एतराज़ होता रहा कि आया कोर्ट के पास इख्तियार है इस केस को सुनने का, आया जज जो है ये केस सुन सकता है और ये जज बाइस है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट है। जब एक मरतबा आपको आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको उसी नुक्ते को लेके फिर दोबारा एम्बार्क नहीं करना चाहिए। फिर वही नुक्ता आप पुराना ही नुक्ता उठा के फिर हाई कोर्ट के अंदर अगर चले जाएंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यही हुआ इस केस के अंदर। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने ये बार बार ये निकात उठाए और जो गौर खान है उन्होंने भी यही नुक्ते उठाए। केस की मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि तोशाखाना से गड़ियाँ जो ली हैं क्या वो लेना जुर्म है। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक तोशाखाना से गड़ियाँ लेना कोई जुर्म नहीं। उन्होंने 20% जो भी कीमत जैसे दूसरे लोग अदा करके लेते रहे, इमरान खान साहब ने भी 20% दे के अगर वो गाड़ी ले ली तो यहाँ तक तो बात ठीक है। जो जुर्म है वो ये कि वो गाड़ियाँ फिर जाके बाज़ार में बेची और जो फिर वो पैसा उनकी कीमत जो वसूल की वो जो कीमत है वो अपने गोशवारों में वो एसेट वो असासे वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए। ये है असर जुर्म। और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, इसके ऊपर दलाइल दिए जाने चाहिए थे कि ये क्यों जो है वो ज़ाहिर नहीं हुए असासे। और ये सारा मुद्दा फिर वो डाल रहे हैं वो दूसरे जो गवाह हैं उनके अकाउंटेंट्स वगैरह हैं या जो दूसरे लोग हैं जो खान साहब के मामलात को देखते हैं। तो देखिए बात सीधी सी है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डिफेंडेंट। जो सियासतदान है जो इस केस में जनाब इमरान खान साहब हैं, ये ज़िम्मेदारी अल्टीमेट ज़िम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि वो अपने असासे जब इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर करें तो वो उनके दस्तखतों से वो असासे डिक्लेयर होते हैं। तो अगर उनको चाहिए ये था कि वो तमाम तर बातें जो फॉर्म बे के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो लिख के फिर उसको सबमिट करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाजरीन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दो साल मतवातर जो हैं वो खान साहब ने अपने गोशवारों के अंदर ये असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। अब इसमें क्या बुनियादी बात थी, क्यों ये असासे छुपाए गए, मैं चूँकि प्रीवी नहीं हूँ इन बातों का, लगता यूँ ही है कि खान साहब को भी शायद पूरे मामलात का इदराक नहीं था। उनके बयान के मुताबिक तो वो ये है कि उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि ये डिक्लेयर कर देने चाहिए। अरे बाबा, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हो, आप पाकिस्तान के ऊपर आपकी हुकूमत है, आपने पौने 4 साल हुकूमत की है, तो क्या इस कानून का आप पे इदराक नहीं होता? क्या इस कानून से आप नाबालिग हैं, नाइलम हैं? आपको ये मालूम नहीं है कि फॉर्म बे के अंदर एवरी सिंगल डिटेल जो वहाँ उधर लिखा हुआ है कि को फ़ॉरेन से जो अगर आपको तोहफ़ा भी मिला तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसकी वजूहत हैं, ज़ाहिर है कि चेक एंड बैलेंस के लिए ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। जो खान साहब ने जो है वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी संगीन गलती की है। अब रहा सवाल ये कि क्या सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज जनाब दिलावर खान साहब ने
ये एक सज़ा देने में गलती की है या सज़ा मेरिट के ऊपर हुई है। मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र के मुताबिक तोशा खाने केस के अंदर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की सज़ा बनती थी, इसलिए कि ये रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर किया गया और इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा गया था जनाब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रेफरेंस जो आया अदालत के अंदर, उसके ऊपर अदालत ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी की और इंडाइटमेंट इशू हुई। जैसे भी हुआ, इस सारे मामले में जो वकला हैं, खान साहब के जो वकला हैं, वो डिले टैक्टिक यूज़ करते रहे। पहले तो तारीखों पर तारीखें लेते रहे, पहले तो फिर किसी पे पेशी पे गए, किसी पे नहीं गए। 32 हेयरिंग हुई हैं टोटल, और उन 32 हेयरिंग में से सिर्फ 4 दफ़ा खान साहब अदालत के अंदर गए। अब देखना ये है कि खान साहब को बाकी सारी जो तारीखें थी उनके अंदर इस्तशनाब मिला, ज़रूर मिला, रिलीफ दी गई, नहीं भी अपील हुए तो जज ने अलाउ कर दिया। अब चूंकि बात आ गई थी क्रंच के ऊपर, तो कानून यही कहता है कि अगर आप अदलिया को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप अदालत के जो हुक्म हैं उनको एक साइड पे रखेंगे, जो कि एक डायरेक्शन थी हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक डायरेक्शन थी खान साहब के वकला को कि आप जाएं और अपने दलाइल मुकम्मल करें और फिर जो भी फैसला है वो जज साहब करें। फिर आपके पास अख्तियार है कि आप दोबारा उसी हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील दायर करें जैसे आप हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गैर कानूनी या सज़ा जो है वो गलत तरीके से दी गई है। अगर आप अपने एविडेंस ही नहीं दे सकते, अगर आपके पास ठोस दलाइल ही नहीं है, तो फिर जज के पास क्या ऑप्शन बाकी रहती है? जज के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो आइन को देखे और कानून को देखे। और फिर आखिर में मुझे ये बात बार बार फिर कहनी भी पड़ती है कि पाकिस्तान के अंदर देखिए, जब किसी को सज़ा देनी होती है तो फिर उसके लिए भी रास्ते निकाल लिए जाते हैं, जब किसी को बरी करना होता है तो उसके लिए भी रास्ते निकाल लिए जाते हैं। ये दोनों बातें पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हमने अपनी आंखों से देखी हैं, वो शवाहिद के तौर पे भी मौजूद हैं कि जब किसी को सज़ा दी जाती है तो फिर अकामा के ऊपर भी उनको फारग कर दिया जाता है, लाइफ उम्र भर के लिए नायल भी कर दिया जाता है और सज़ा सुना के जेल के अंदर दाखिल कर। इसी तरह इस केस के अंदर भी मुझे ये महसूस यही हो रहा है कि जिस तेज़ी से, जिस हेस्ट अंदाज से एक तरफ फ़ैसला आया, जो ही वो फ़ैसला आया, उस फैसले के आने के 20 मिनट के अंदर अंदर खान साहब की गिरफ़्तारी ज़मान पार्क के अंदर हो गई। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? ज़ाहिर तो फिर यही होता है ना कि ये मामलात जो हैं वो इनमें कुछ ना कुछ पहले से कुछ ना कुछ बात जो है वो तय थी कि शायद इस तरह हो। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया, उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई मुकम्मल की हुई थी और फ़ौरन गए, गिरफ़्तार करके वो ले गए अटक जेल। अब वो जो खान साहब के वकला हैं, उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी पड़ गई है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय कि खान साहब को जेल के अंदर सहूलतें नहीं मिल रही, खान साहब को सोने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही, खान साहब को खाने के लिए जो वो ठीक खाना नहीं मिल रहा। हो बाबा, खान साहब को ज़मान पार्क बैठे हैं या बनी गाला बैठे हैं, वो जेल है और जेल भी अटक जेल है। वहाँ वही मिलेगा जो जेल के अंदर दस्तयाब चीज़ें हैं, जो जेल के मैन्यूल के ऊपर हैं। हाँ, एक बात ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अथॉरिटीज़ के गोशो गुजार भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल जो खान साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब, वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको उसी तौर तरीके से जेल के अंदर रखा जाना चाहिए, उनको क्लास ए दी जानी चाहिए। इवन दो वो कन्विक्टेड हैं, मगर उनका ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि उनको जेल के अंदर क्लास ए जो है वो मुहैया की जानी चाहिए, उनके खाने का भी जो है वो मैन्यूल का ख्याल रखा जाना चाहिए। मगर जेल के अंदर वो जेल हकाम वही चीज़ें मुहैया करेंगे जो जेल के अंदर दस्तयाब होंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बैठे तो जेल के अंदर हैं, फिर आप कहते हैं कि वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो ये सब बातें तो आपको बाबा उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब दूसरे लोगों को जेल के अंदर ठोंसा था और चींटियों से उनका तमाम सेल भर दिए थे। तो ये एक मुकाफात अमल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे मैं कोई ज़ाती तौर पे मैं बहुत रंजीदा हूँ। मैं रंजीदा इस बात पे नहीं हूँ कि खान साहब को सज़ा क्यों हुई, मैं इस बात पे रंजीदा नहीं हूँ कि खान साहब जेल के अंदर क्यों हुए।
मैं इस बात के पे रंजीदा नहीं हूँ कि खान साहब का केस जो है वो ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया। उस बात पे भी मैं रंजीदा ज़रूर हूँ, मैं आगे मेंशन कर चुका हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि उनका केस जिस अंदाज से लड़ा जाना चाहिए था, मेरिट के ऊपर केस नहीं लड़ा गया। केस टेक्निकल पहलू को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ाया गया, और टेक्निकल नुक्ता एक ही था कि किसी तरीके से लिंगर ऑन करो, डिले टेक्टिक यूज़ करो ताकि मामला आगे जाए। तो ये तलवार तो फिर भी लटकती रहेगी ना। केस तो उसी वक्त ख़त्म होगा जब अदालत से ख़त्म होगा, वरना तो केस चलते रहते हैं। मुझे असल जो दुख है, जो असल मुझे अफसोस है, जिसका मैं बरमला इजहार करना चाहता हूँ, वो ये कि वो बड़े बड़े दावेदार, वो बड़े बड़े मगरमच्छ, वो बड़े बड़े सोशल मीडिया के भगवान जो बने फिरते थे, जो करोड़ों के ऊपर उनकी ट्रोलिंग चलाते थे, हजार लाखों के तादाद में जो उनकी एक खबर के ऊपर जो है वो बहुत जो वो लाइक्स और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के ऊपर आते थे, वो सारे लाखों लाखों जो हैं वो जियाले, वो टाइगर, वो किधर गए? खान साहब तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो तो जाने से पहले आपको ये कह गए हैं, उनका ये एक किस्म का लीडर, आपके लीडर का हुक्म है आप पर कि आपने पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। मुझे तो कोई एहतजाज नज़र नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2-4 हज़ार लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर निकले होंगे। बस इक्का दुक्का 10 लोग इधर हैं, 5 इधर हैं, 2 इधर हैं, किसी से, वो भी चंद शहरों के अंदर। बाकी जगह मुझे कोई बंदा बाहर सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आया। ये क्या वजह है? आप कहाँ गए? कहाँ गए वो आपके दावे? कहाँ गए वो आपके नारे कि खान हमारी रेड लाइन है? खान आपकी रेड लाइन अगर है तो आप मौका है, आप पुरअमन एहतजाज करें और हुकूमत को बतलाएं कि आप एक पावर है, आपके पास स्ट्रीट पावर है, फिर तो मज़ा आएगा ना। हाँ देखिए, ये बातें जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग चलाना, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें फैलाना, और वो भी झूठी खबरें फैलाना, वो एक और बात है। जो हक़ाइक़ का सामना करना, जो सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करना, और फिर जब आपका लीडर इस कड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, आपका लीडर जेल के अंदर है, उस वक्त फिर आप घर में दुबके हुए हैं। बाहर आए आप, अगर आपके अंदर कोई जान है तो आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, जो आपका हक है, बुनियादी हक है। अगर वो 9 मई को जो किया, वो किसने कहा था? आप खोल के सामने आए कि जिन लोगों ने आपको गलत पट्टी पढ़ाई थी उनका नाम लें आप। ये गलत बात है। स्टेट को आपने ललकारा और बुरी तरह ललकारा, और अब आप दुबक के बैठ गए। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर लीडर के पीछे उसकी कोई सरपरस्ती होती, उसके फॉलोअर होते, तो वो सड़कों पे होते, वो एहतजाज कर रहे होते, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक मौजूद ना होते। और उनके वकला भी जो हैं वो आगे 2-4 माइक रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना फुरना ठंडा करके वो एक तरफ हो जाते हैं। उन्होंने तो अपना जितने भी मेरे भाई वकला हैं, खान साहब की वजह से उन्होंने अपना नाम की गुड्डी तो चढ़ा ली है, बहुत ऊपर चढ़ी गई है गुड्डी। जो भी दोस्त यहाँ आके मुझे मिलते हैं वो खुद ये बात एडमिट करते हैं। उनके एक वकील साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पिछले दिनों यहाँ हम इकट्ठे बैठे थे एक जगह, तो उन्होंने कहा मुझे जब से मैंने खान साहब के केस शुरू किए, मेरा तो बहाव बहुत तकड़ा हो गया भाई। तो बात सीधी सी ये है कि ये मकाफात अमल है, इसको आपको जवामर्दी से, सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना होगा। अगर आपके वकला, आपकी टीम ठीक है, आप कानूनी दलाइल आपके पास हैं, तो अदालत के अंदर जाके चैलेंज करें। मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर खान साहब को इस केस के अंदर ज़मानत मिलनी चाहिए डेफिनेटली। ये जो कन्विक्शन है, ये सज़ा है, सेटिसाइड हो जानी चाहिए। उसकी वजह है कि फेयर ट्रायल उनका बुनियादी हक है। मैं ये बात कहने बरमला कहूँगा, फेयर ट्रायल नहीं हुआ। उनके जो गवाह थे उनको पेश होने का मौका नहीं दिया गया, या इनके वकला ने जो गलती की है, ये एक बड़ी फाश गलती थी। आप कोर्ट के जज का जो है, जज होता है भाई, उसका स्वाबदीदी इख्तियार है। आप उनके ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। आप अदालत के अंदर जाएं, अपने दलाइल दें और केस को किसी खाते पे लगाएं, और फिर जो होगा उसके खिलाफ फिर आपको अपील का हक है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मेरा ख्याल है कि बेल तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब इस केस में बेल कब मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी, ये मैं नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है कि जल्दी बेल मिलने का इम्कान है। मगर क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे या किसी और दूसरे केस में धर लिए जाएंगे, फिर री अरेस्ट हो जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। और मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक खान साहब को
दोबारा धर लिया जाएगा, किसी दूसरे केस में धर लिया जाएगा। और अगर किसी केस में वो धर लिए जाएं तो फिर भी उनको फेयर ट्रायल का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।